नमस्कार दोस्तों, मैं अमन कुमार यूट्यूब पर दमन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे भाषा विकास यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट, सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी और कल्पना यानी इमेजिनेशन, इनके बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं भाषा विकास यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट। उससे पहले जानते हैं भाषा क्या होती है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों तथा भावों को दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करता है। यानी भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज के सदस्यों के सामने अपने जो विचार और जो भाव होते हैं उनको प्रकट करता है, और भाषा के द्वारा ही उनके विचार और जो भाव होते हैं उनको समझता है। भाषा में वे सभी साधन आते हैं जो व्यक्ति के विचार, संवेगों और भावनाओं को अर्थपूर्ण ढंग से प्रकट करते हैं। यानी भाषा में वे सभी साधन आ जाते हैं जो व्यक्ति के विचार, भाव या संवेगों को अर्थपूर्ण ढंग से प्रकट करते हैं, जैसे कि बोलना, लिखना, संकेत करना या चित्र बनाना आदि भाषा के अंतर्गत आते हैं। शिशु जब छोटा होता है, तो शिशु होता है वह जब छोटा होता है तो वह अनेक प्रकार की ध्वनियां निकालता है, जैसे रोना या चीखना। तो शिशु जब छोटे पर रोता या चीखता है तो उसकी ध्वनि को हम बोलना नहीं कह सकते। यानी उसकी जो ध्वनियां निकलता है रोने और चीखने की, उसको हम बोलने में नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि जब वह रोता या चीखता है तो उसकी ध्वनियों में कोई अर्थ नहीं होता है, वह केवल रोता और चीखता है। यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब तक स्वर ध्वनियों में कोई अर्थ नहीं निकलता तब तक उसको हम बोलना नहीं कह सकते। तो इसीलिए शिशु की जो ध्वनियां होती हैं तो उसको हम बोलना नहीं कह सकते। अब नेक्स्ट हम जानते हैं, हमारे एक महोदय हैं हरलोक, जिन्होंने भाषा विकास के बारे में कुछ कहा है। क्या कहा है? हरलोक महोदय के अनुसार भाषा दूसरों के साथ विचारों का आदान प्रदान करने की योग्यता है। यानी जैसा कि मैंने बताया, जो भाषा है वह दूसरे के साथ अपने विचार या भाव को प्रकट करने की योग्यता है। भाषा विकास निम्न रूपों से होकर गुजरता है। जो भाषा विकास होता है वो निम्न रूपों से होकर गुजरता है, जिसमें से पहला है वाक शक्ति या बोलने का पूर्व रूप। पहला है वाक शक्ति या बोलने का पूर्व रूप। वाक शक्ति यानी बोलने की शक्ति। वाक शक्ति भाषा का ही एक रूप है। जो वाक शक्ति है वो भाषा का ही एक रूप होता है, जिसमें अर्थ को व्यक्त करने के लिए शब्दों या ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। जो वाक शक्ति है वो भाषा का ही एक रूप होता है, जिसमें अर्थ को व्यक्त करने के लिए शब्दों या ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। वाक शक्ति का प्रयोग केवल अर्थ को ही प्रकट करने के लिए नहीं करते। जो वाक शक्ति है उसका प्रयोग हम अर्थ को प्रकट करने के लिए नहीं करते, बल्कि सूचना को प्राप्त करने और दूसरों को क्रियाशील बनाने के लिए भी करते हैं। जो वाक शक्ति है उसको हम सूचना को प्राप्त करने के लिए और जो दूसरे व्यक्ति हैं उनको क्रियाशील बनाने के लिए भी करते हैं। तो ये तो था वाक शक्ति। नेक्स्ट इसमें बोलने का पूर्व रूप, यानी जब शिशु छोटा होता है तो वह बोलने का पूर्व रूप यानी बोलने से पहले कौन कौन से रूप में पहले वाक शक्ति को प्रकट करता था। तो वे हैं आपके रोना, चीखना, अस्पष्ट ध्वनियां, भाव संकेत या बोलना आदि रूपों में अपनी वाक शक्ति को प्रकट करता है। जिसमें पहले जानते हैं रोना या चीखना। रोना या चीखना, जब शिशु छोटा होता है तो अपनी इच्छाओं या आवश्यकताओं की पूर्ति रोने से ही करता है, या फिर उसे जब भूख, प्यास या कोई पीड़ा होती है तो वह रोने लगता है। तीसरे माह तक शिशु रोने या चीखने लग जाता है, जिसके कारण व्यक्ति उसके रोने या चीखने पर उसकी ओर ध्यान देते हैं। जब शिशु रोने या चीखने लग जाता है तो जो व्यक्ति होते हैं उसको ध्यान देने लगते हैं। शिशु को जब दूसरे की गोद में जाना होता है तो वह रोने लग जाता है। जब शिशु किसी दूसरे गोद में जाना होता है तो वह रोने लग जाता है। या फिर जब हम शिशु के सामने किसी दूसरे शिशु को प्यार करने लगते हैं या गोद में ले लेते हैं तो वह रोने लग जाता है। तो इस प्रकार वह अपने वाक शक्ति को रोने या चीखने में प्रकट करता है। दूसरा है अस्पष्ट ध्वनियां। जो अस्पष्ट ध्वनियां होती हैं वह धीरे धीरे बढ़ती हैं और एक निश्चित रूप धारण कर लेती हैं। जो अस्पष्ट ध्वनियां हैं वो धीरे धीरे बढ़ती हैं और निश्चित रूप धारण कर लेती हैं। जब अस्पष्ट ध्वनियां धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं
तो जो स्वर होते हैं वो व्यंजनों के साथ मिलने लगते हैं, जिससे शिशु बाबा, दादा, मामा, पापा आदि ध्वनियों का उच्चारण करने लग जाता है। जो आसपास ध्वनियां होती हैं उनका उच्चारण करने लग जाता है। अगला है भाव संकेत। शिशु जब छोटा होता है तो अपनी बात को प्रकट करने के लिए भाव संकेत का प्रयोग करता है। जो भाव संकेत होते हैं यानी हाव भाव, उनका प्रयोग करता है। जैसे जब शिशु को दूध नहीं पीना होता है तो वह दूध की निप्पल को मुंह से निकाल देता है, या फिर उसे किसी की गोद में जाना होता है तो वह अपनी बाहों को फैलाने लगता है, या फिर जब उसे हम नहलाते हैं तो वह नहाना नहीं चाहता है तो वह अपने ना नहाने की इच्छा रोककर प्रकट करने लगता है। इस प्रकार वह भाव संकेतों के द्वारा अपनी बात को प्रकट करता है, इसीलिए भाव संकेत ही उसकी भाषा का रूप बन जाते हैं। अगला है बोलना। शिशु 12 से 18 माह के बीच में बोलने लग जाता है। शिशु होता है वह 12 से 18 माह के बीच में बोलने लग जाता है। शिशु अपनी बात को एक शब्द बोलकर व्यक्त करने का प्रयास करता है। जो शिशु होता है वह अपनी बात को केवल एक शब्द बोलकर ही प्रकट करने का प्रयास करता है। जैसे जब उसे प्यास लगती है तो वह केवल बोलता है पानी। इस प्रकार हम समझ जाते हैं कि वह पानी पीना चाहता है। या फिर जब उसे किसी और चीज की आवश्यकता होती है तो वह उसका भी एक शब्द बोलने लगता है। यानी जब शिशु को प्यास लगती है तो वह केवल पानी शब्द बोलकर पानी पीने की इच्छा को प्रकट करता है। ये होता है बोलना। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है समझने योग्य वाक शक्ति का विकास। शिशु की समझने योग्य वाक शक्ति का विकास 2 या 3 साल की आयु में हो जाता है। यानी जब शिशु 2 या 3 साल का होता है तो उसकी जो बोलने की शक्ति है वह समझने योग्य हो जाती है। 2 वर्ष की आयु में शिशु छोटे छोटे सरल वाक्यों को सुनकर दोहराने लगता है। जब शिशु 2 साल का होता है तो वह छोटे छोटे जो सरल वाक्य होते हैं उनको सुनकर दोहराने लगता है, और वह सही भाषा तथा शब्दों का प्रयोग करना भी सीख जाता है और शब्दों के अर्थ भी सीखने लगता है। इस प्रकार जब शिशु किंडरगार्टन या पहली कक्षा में जाता है तो उसकी जो बोलने की शक्ति होती है वह समझने योग्य हो जाती है। किंडरगार्टन, इसमें एक शब्द आया है। किंडरगार्टन एक पद्धति है जो कि फ्रॉबेल ने दी थी। एग्जाम में यह क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि किंडरगार्टन पद्धति किस मनोवैज्ञानिक ने दी है, तो वो है आपके फ्रॉबेल। ठीक, याद रखना इसको। नेक्स्ट है शब्द भंडार में वृद्धि। अनेक अनुसंधानकर्ताओं से, जो हमारे अनुसंधानकर्ता हैं, उनसे ज्ञात हुआ है कि जब शिशु छोटा होता है तो उसके शब्द ज्ञान में लगातार वृद्धि होती रहती है। क्या शिशु के बचपन में उसके शब्द ज्ञान में लगातार वृद्धि होती रहती है। एक मनोवैज्ञानिक थे सीसोर ने 117 व्यक्तियों पर व्यक्तिगत रूप से परीक्षण किया और अलग अलग आयु में शब्द ज्ञान के बारे में बताया कि किस आयु में कितने शब्द ज्ञान होते हैं। कौन से मनोवैज्ञानिक थे? सीसोर नाम के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने 117 व्यक्तियों पर व्यक्तिगत रूप से परीक्षण किया था और बताया था कि अलग अलग आयु में जो शब्द ज्ञान होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे 4 वर्ष की आयु में शब्द ज्ञान होते हैं वो 5 या 600 होते हैं। 5 वर्ष की आयु में 9600 होते हैं। 6 वर्ष की आयु में 14700 होते हैं और 7 वर्ष की आयु में 21200 शब्द होते हैं। इस प्रकार उन्होंने अलग अलग आयु में शब्द ज्ञान के बारे में बताया। जैसे 4 वर्ष की आयु में 5 या 600 शब्द ज्ञान होता है। 5 वर्ष की आयु में 9600 होता है। 6 वर्ष की आयु में 14700 और 7 वर्ष की आयु में 21200। ऐसे ही और भी आयु है जिनमें शब्द ज्ञान में वृद्धि होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है उत्तरों की लंबाई में वृद्धि। यानी शिशु के भाषा विकास के दौरान जब शिशु की भाषा का विकास होता है तो उस दौरान उसके शब्द भंडार में वृद्धि नहीं होती, बल्कि उसके उत्तरों और बोले गए वाक्य की लंबाई में भी वृद्धि होती है। जब शिशु का भाषा विकास होता है तो उस दौरान उसके शब्द भंडार में वृद्धि नहीं होती, बल्कि जो उसके उत्तर होते हैं और जो बोले गए वाक्य होते हैं उनकी लंबाई में भी वृद्धि होती है। जब शिशु छोटा था तब वह केवल एक वाक्य के
एक शब्द की वाक्य का ही प्रयोग करता था। जब शिशु छोटा था तब वह केवल एक शब्द की वाक्य का ही प्रयोग करता था, लेकिन धीरे धीरे इसमें वृद्धि होती है और 6 वर्ष की आयु में 6 वर्ष की आयु में वह विभिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग करने लग जाता है। जब शिशु 6 वर्ष का हो जाता है तब वह विभिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न शब्दों की वाक्य का प्रयोग करने लग जाता है। तो ये था आपका भाषा विकास यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो अभी हमने जाना भाषा विकास के बारे में। अब नेक्स्ट हम जानते हैं सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता का अर्थ होता है सृजन या रचना संबंधी योग्यता। जो सृजनात्मकता है उसका अर्थ होता है सृजन या रचना संबंधी योग्यता, यानी सृजनात्मकता वह अवधारणा है जिसमें उपलब्ध साधनों से नवीन या अनजानी वस्तु, विचार या धारणा को जन्म देते हैं। यानी जो वस्तु नवीन नई होती है या अनजानी, जिसके बारे में हम जानते नहीं है, उसके बारे में विचार और धारणा को हम जन्म देते हैं। सृजनात्मकता का विकास बाल्यावस्था में हो जाता है। जो सृजनात्मकता है उसका विकास बाल्यावस्था में ही हो जाता है। सर्वप्रथम इसकी अभिव्यक्ति खेल के द्वारा होती है। जब बालक खेलता है उसके द्वारा इसकी अभिव्यक्ति होती है और धीरे धीरे यह अन्य क्षेत्रों में फैल जाती है। यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सृजनात्मकता जिस बालक के अंदर होती है वह किसी भी समस्या का समाधान किसी भी तरीके से कर सकता है। अब नेक्स्ट हम जानते हैं सृजनात्मकता की विशेषताएं क्या क्या है, जिसमें पहला है क्रियाशीलता। सृजनशील बालक में क्रियाशीलता अधिक होती है। जो बालक सृजनशील होता है उसमें क्रियाशीलता अधिक होती है। वह हर समय किसी न किसी कार्य में कोई ना कोई कार्य करता रहता है। जो बालक सृजनशील होता है वह हर समय कोई ना कोई कार्य करता ही रहता है। नेक्स्ट है स्वतंत्र निर्णय शक्ति। सृजनशील बालक किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए दूसरों के सुझाव को स्वीकार नहीं करते हैं। जो बालक सृजनशील होते हैं वह किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए दूसरों के सुझाव को स्वीकार नहीं करते हैं। उसमें उस समस्या के समाधान करने के लिए स्वतंत्र निर्णय क्षमता का विकास होता है, यानी वह उस समस्या का समाधान स्वयं ही कर सकता है, इतनी उसमें क्षमता होती है। नेक्स्ट है जिज्ञासा एवं रुचि। सृजनात्मकता में सृजनशील बालक में किसी भी विषय के बारे में जानने में जिज्ञासा और रुचि होती है। जो बालक सृजनशील होता है वह किसी भी विषय में जानने की इच्छा रखता है और रुचि लेता है। नेक्स्ट है बुद्धि लब्धि। सृजनशील बालकों की बुद्धि लब्धि अधिक होती है। जो बालक सृजनशील होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि अधिक होती है। नेक्स्ट है बोधगम्यता। बोधगम्यता का मतलब होता है सृजनशील बालक किसी भी समस्या को शीघ्रता और सरलता से समझ लेते हैं। जो बालक सृजनशील होता है वह किसी भी समस्या को शीघ्र और सरलता से समझ लेते हैं। नेक्स्ट है समायोजनशीलता। जो बालक सृजनशील होते हैं उनके सामने कैसी भी परिस्थिति हो वह उसमें तुरंत संतुलन बना लेते हैं। यानी उनके सामने कैसी भी परिस्थिति हो वह उसमें अपना संतुलन बना लेते हैं। नेक्स्ट है अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि को इंग्लिश में कहते हैं इनसाइट। अंतर्दृष्टि का मतलब है कि सृजनशील बालक कोई भी कार्य सूझ और बूझ के साथ करते हैं। सृजनशील बालक कोई भी जब कार्य करते हैं तो वह अपने सूझ और बूझ के साथ करते हैं। अब इसमें एक शब्द आया है अंतर्दृष्टि। वैसे तो मैंने बता दिया है अंतर्दृष्टि क्या होता है, लेकिन उसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। जो अंतर्दृष्टि है वो आपकी एक मनोवैज्ञानिक है कॉलर, उन्होंने इस अंतर्दृष्टि को दिया था, यानी अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था कॉलर ने। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था, तो वो थे कॉलर। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था आपके कॉलर ने। इन्होंने 6 वनमानुष पर अपना प्रयोग किया था, जिसमें से एक वनमानुष था जिसका नाम था सुल्तान। तो क्या था इसमें जानते हैं। उन्होंने 6 वनमानुष को लेकर एक कमरे में बंद कर दिया था। उन्होंने 6 वनमानुष लिए और उनको एक कमरे में बंद कर दिया और उस कमरे में 2 बॉक्स और एक केले का गुच्छा छत पर टांग दिया। 2 बॉक्स रख दिए थे और छत पर केले का गुच्छा टांग दिया। तो सभी वनमानुष ने उस केले के गुच्छे को प्राप्त करने का प्रयत्न किया, लेकिन कोई भी
प्राप्त नहीं कर पाया। तभी उसमें से एक बनमानुस था जिसका नाम था सुल्तान, उसने भी प्रयत्न किया। तब उसको अचानक सूझ आई कि इस केले को बिना बॉक्स के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। तभी उसको सूझ आई अचानक, इस केले के गुच्छे को बिना बॉक्स के हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो उसने एक बॉक्स लिया, फिर उस बॉक्स के ऊपर दूसरे बॉक्स को भी रख दिया और उस केले के गुच्छे को आसानी से प्राप्त कर लिया। इस प्रकार उसको अचानक तुरंत सूझ आ गई कि केले के गुच्छे को बिना बॉक्स के प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस प्रकार यह अर्थ निकलता है कि जो सृजनशील बालक होते हैं वह कोई भी कार्य सूझ और बूझ के साथ करते हैं, यानी अंतर्दृष्टि के साथ करते हैं। तो ये था हमारा सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी। तो अभी हमने जाना सृजनात्मकता। नेक्स्ट पढ़ते हैं कल्पना यानी इमेजिनेशन। कल्पना एक मानसिक क्रिया है। जो कल्पना है वो एक मानसिक क्रिया है जिसके द्वारा हम उन वस्तुओं को जो हमारे सामने नहीं है, जिसके द्वारा हम उन वस्तुओं को जो हमारे सामने नहीं है उनका नए रूप में संगठित करके पुनः उनका स्मरण करते हैं। जो वस्तु हमारे सामने नहीं है उनका पुनः स्मरण करके नए रूप में संगठित करते हैं। यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु की अनुपस्थिति में उसका नए रूप में संगठित करके मानसिक चित्रण ही कल्पना कहलाता है। जो वस्तु हमारे सामने नहीं है उसका नए रूप में संगठित करके मानसिक चित्रण ही कल्पना कहलाता है। तो ये थी कल्पना की डेफिनेशन। इसमें एक महोदय है रायबर्न, उन्होंने भी कल्पना के बारे में कुछ बोला है। रायबर्न के अनुसार कल्पना वह शक्ति है जिसके द्वारा हम अपनी प्रतिमाओं का नए रूप से प्रयोग करते हैं। यानी इन्होंने बोला है कि कल्पना वह शक्ति है जिसके द्वारा हम अपनी प्रतिमाओं यानी जिस वस्तु के बारे में हम सोचते हैं उसका नए रूप में प्रयोग करते हैं। कल्पना को दो भागों में बांटा गया है। जो कल्पना है उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है पुनरुत्पादन कल्पना और दूसरा है उत्पादन कल्पना। पहले जानते हैं पुनरुत्पादन कल्पना। पुनरुत्पादन कल्पना में हम जिस वस्तु के बारे में सोचते हैं तो उसको ज्यों का त्यों यानी उसी रूप में चेतना में लाने का प्रयत्न करते हैं। यानी जिस वस्तु के बारे में हमने सोचा तो उसको उसी रूप में चेतना में लाने का प्रयत्न करते हैं। जैसे हमने कोई पुरानी कहानी सुनी तो हम कल्पना के सारे उसी कहानी के द्वारा किसी बात को अभिव्यक्त करते हैं। हम कल्पना के सारे कहानी के द्वारा जो हमने पुरानी कहानी सुनी थी उसके द्वारा ही किसी बात को अभिव्यक्त करते हैं। अगला है उत्पादन कल्पना। उत्पादन कल्पना में हम जिस वस्तु के बारे में सोचते हैं उसका नवीन क्रम या नए रूप में प्रस्तुत करते हैं। उत्पादन कल्पना में हम जिस वस्तु के बारे में सोचते हैं तो उसको एक नए रूप में या नवीन क्रम के द्वारा ही प्रस्तुत करते हैं। तो ये थी कल्पना जिसको दो भागों में बांटा गया था। नेक्स्ट जानते हैं कल्पना की उपयोगिता कि कल्पना की क्या क्या उपयोगिता है। जिसमें पहला है ज्ञानार्जन में सहायक। यानी जो हमने पहले ज्ञान प्राप्त किया था उसको हम कल्पना के द्वारा ही मस्तिष्क में ला सकते हैं और जो हम नया ज्ञान प्राप्त करते हैं उसमें सरलता होती है। कल्पना के द्वारा हम जो पुराना हमारा ज्ञान था उसको मस्तिष्क में लाते हैं और नए ज्ञान को प्राप्त करने में सहायता होती है। अगला है नवीन आविष्कार। कल्पना के द्वारा ही हम नवीन आविष्कार यानी नए आविष्कार और कलाकृतियों की कल्पना करने में सहायता मिलती है। कल्पना के द्वारा ही हम नए नए आविष्कार और नई नई कलाकृतियों के बारे में सोचते हैं। अगला है भावी जीवन की तैयारी। कल्पना के द्वारा ही भावी जीवन की योजना बनाई जाती है। यानी हम अपने जीवन में पहले ही कल्पना कर लेते हैं कि आगे चलकर हमें किस चीज की तैयारी करनी है। अगला है स्वास्थ्य की दृष्टि से। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि कल्पना का स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। यानी जो बालक कल्पना अच्छी करेगा तो उसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और जो नकारात्मक कल्पना करेगा तो उसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है। अगला है सौंदर्य बोध का विकास। कल्पना के द्वारा ही बालक में सौंदर्य बोध का विकास होता है। जो कल्पना होती है उसके द्वारा ही बालक में सौंदर्य बोध का विकास होता है। सौंदर्य बोध मतलब कल्पना के द्वारा ही बालक में संगीत, साहित्य और कला की रचना करने में सहायता मिलती है। कल्पना के द्वारा ही बालक संगीत, साहित्य और कला की रचना करने में सहायता मिलती है।
तो अभी हमने भाषा विकास, सृजनात्मकता और कल्पना के बारे में जाना। अब नेक्स्ट हम जानेंगे चिंतन और तर्क के बारे में। सबसे पहले जानते हैं चिंतन। मनुष्य स्वभाव से ही चिंतनशील होता है। जो मनुष्य होता है वह स्वभाव से ही चिंतनशील होता है और उसको यह चिंतन शक्ति प्रकृति से प्राप्त होती है। मनुष्य को चिंतन शक्ति प्रकृति से प्राप्त होती है। चिंतन प्रारंभ कब होता है? जब मनुष्य के सामने कोई समस्या आती है तो वह उस समस्या के समाधान के लिए उपाय सोचने लगता है। मनुष्य के सामने जब कोई समस्या आती है तो वह उस समस्या के समाधान के लिए उपाय सोचने लगता है और इस बात पर विचार करने लगता है कि समस्या का समाधान किस प्रकार किया जाए। जो समस्या उसके सामने आई थी उसका समाधान किस प्रकार किया जाए। इस प्रकार चिंतन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और उसके अंत तक चलती है। इस प्रकार चिंतन के बारे में हम जान सकते हैं कि चिंतन विचार करने की वह मानसिक क्रिया है जो समस्या के साथ आरंभ होती है और उसके अंत तक चलती रहती है। यानी जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक चिंतन प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये थी चिंतन की परिभाषा। इसमें एक मनोवैज्ञानिक है रॉस, उन्होंने भी चिंतन के बारे में कुछ कहा है। देखते हैं क्या है। रॉस के अनुसार चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। यानी इन्होंने बोला है जो चिंतन है वो मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। एग्जाम में पूछ लेते हैं कि जो चिंतन है वो मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, यह कथन किसने दिया है? तो वो है रॉस। नेक्स्ट पढ़ते हैं चिंतन के प्रकार। चिंतन को 4 प्रकार में बांटा गया है। जो चिंतन है उसको 4 प्रकार में बांटा गया है, जिसमें पहला है प्रत्यक्षात्मक चिंतन, परसेप्चुअल थिंकिंग। दूसरा है काल्पनिक चिंतन, इमेजिनेटिव थिंकिंग। तीसरा है प्रत्यात्मक चिंतन, कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग। चौथा है तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग। सबसे पहले जानते हैं प्रत्यक्षात्मक चिंतन, परसेप्चुअल थिंकिंग। इस प्रकार के चिंतन का मुख्य आधार प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। यानी जो इस प्रकार का चिंतन होता है उसका जो मुख्य आधार है वो प्रत्यक्ष है, यानी जो हमारे सामने है उसका ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान का होता है। यानी जिस प्रकार जब एक बालक आग से जल जाता है तो वह दोबारा आग को देखता है तो जलने के बारे में सोचकर डर जाता है। यानी जब वह आग से जल गया था तो उसने दोबारा आग को देखा तो वह उसको सोचकर तो वह जलने के बारे में सोचकर डर जाता है कि मैं दोबारा इससे जल सकता हूं। तो ये था प्रत्यक्ष चिंतन, यानी जो उसके सामने था। अगला है काल्पनिक चिंतन, इमेजिनेटिव थिंकिंग। इस प्रकार के चिंतन में हमारे सामने कोई वस्तु या परिस्थिति प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं होती है। हमारे सामने कोई वस्तु या परिस्थिति प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं होती है, उसके बारे में हम कल्पना करते हैं। यानी जैसे जब एक बालक के पिता उसके लिए डेली शाम को कुछ ना कुछ लाते थे। एक बालक है, उसके पिता उसके लिए शाम को डेली कुछ ना कुछ लाते थे, तो अगली शाम को वह सोचने लग गया कि आज भी मेरे पिताजी मेरे लिए कुछ ना कुछ ला रहे होंगे। तो उसने पहले ही कल्पना कर ली कि मेरे पिताजी शाम को कुछ ना कुछ ला रहे होंगे। तो इस प्रकार का चिंतन होता है काल्पनिक चिंतन। अगला है प्रत्यात्मक चिंतन, कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग। इस प्रकार के चिंतन में व्यक्ति पूर्व अनुभवों के आधार पर किसी वस्तु या स्थिति के बारे में बताता है। यानी जब उसको जो पूर्व ज्ञान होता है उसके आधार पर ही वह किसी वस्तु या स्थिति के बारे में बताता है। जैसे बालक जब एक बिल्ली को देखता है, एक बालक जब बिल्ली को देखता है तो वह अपने मन में प्रत्यय बना लेता है कि बिल्ली इस प्रकार की होती है, उसका रूप रंग इस प्रकार का होता है। और जब भविष्य में कभी भी बिल्ली को देखता है तो वह उसकी ओर संकेत करके कहता है कि यह बिल्ली है। अगला है तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग। इस प्रकार के चिंतन में विचार किया जाता है, इसीलिए जॉन डीवी ने इसे विचारात्मक चिंतन बोला है, क्योंकि विचार के आधार पर ही समस्या का समाधान किया जाता है। तो यह है तार्किक चिंतन। अब हम जानेंगे चिंतन का विकास कैसे होता है। पहला है अनुभव का विकास, यानी शिक्षक को बालक के सामने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करनी चाहिए जिससे कि बालक उस परिस्थिति का निरीक्षण करके प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर सके। यानी शिक्षक को बालक के सामने एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करनी चाहिए जिससे बालक उस परिस्थिति का निरीक्षण करके स्वयं निरीक्षण करे और प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करे। अगला है भाषा विकास पर ध्यान,
भाषा चिंतन का माध्यम और अभिव्यक्ति का आधार है। जो भाषा है वो चिंतन का माध्यम है और अभिव्यक्ति का आधार है, क्योंकि बिना भाषा के ना तो चिंतन कर सकते हैं और ना ही हम अभिव्यक्ति कर सकते हैं। तो इस प्रकार शिक्षक को बालक के शब्द भंडार और भाषा ज्ञान में वृद्धि करनी चाहिए। अगला है ध्यान एवं रुचि का विकास। इसमें शिक्षक को बालक के सामने एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करनी चाहिए जिससे कि बालक उसमें रुचि ले सके, क्योंकि जब तक वह रुचि नहीं लेगा तब तक उस पर ध्यान नहीं देगा, और ध्यान नहीं देगा तो उसमें चिंतन प्रक्रिया का विकास नहीं होगा। इसीलिए शिक्षक को बालक के सामने एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करनी चाहिए जिससे कि वह उसमें रुचि ले और उस पर ध्यान दे। इस प्रकार उसमें चिंतन प्रक्रिया का विकास होगा। अगला है रटने की आदत दूर करना। शिक्षक को बालक के ऊपर इस बात का ध्यान देना चाहिए कि बालक जिस विषय में रुचि ले रहा है वह उस विषय को कहीं रट तो नहीं रहा है, यानी उसके जो रटने की आदत है उसको दूर करना चाहिए, तभी चिंतन प्रक्रिया अच्छे से हो सकती है। अगला है तर्क एवं वाद विवाद के अवसर। तर्क और वाद विवाद के माध्यम से ही चिंतन का विकास किया जा सकता है। इसीलिए बालक को तर्क और वाद विवाद के अवसर प्रदान करने चाहिए जिससे कि उसमें चिंतन प्रक्रिया का विकास हो सके। तो ये था चिंतन। तो अभी हमने चिंतन के बारे में जाना, अब नेक्स्ट हम जानेंगे तर्क यानी रीजनिंग। तर्क का अर्थ है वर्तमान परिस्थिति का निरीक्षण करके एक निष्कर्ष निकालना। यानी जब मनुष्य के सामने कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसके समाधान की आवश्यकता होती है। जब मनुष्य के सामने कोई समस्या आती है तो उसके समाधान की भी आवश्यकता होती है। तो ऐसी स्थिति में तार्किक चिंतन का उदय होता है। ऐसी स्थिति में तार्किक चिंतन का उदय होता है। इस प्रकार तर्क वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समस्या को हल करने के लिए वर्तमान परिस्थिति का निरीक्षण करके एक निष्कर्ष निकाला जाता है। यानी जो वर्तमान में परिस्थिति है उसका निरीक्षण करके एक निष्कर्ष निकाला जाता है। चिंतन में और तर्क में थोड़ा सा डिफरेंस है। चिंतन में हम क्या कर रहे थे, समस्या के समाधान के लिए उसमें चिंतन कर रहे थे, उसका उपाय ढूंढ रहे थे कि इस समस्या का समाधान कैसे होगा। लेकिन तर्क में हमने क्या किया, वर्तमान परिस्थिति का निरीक्षण किया और निरीक्षण करने के बाद एक निष्कर्ष निकाला कि इस समस्या का समाधान इस प्रकार हो सकता है। तो ये है तर्क और चिंतन में अंतर। तो ये था तर्क के बारे में। अगला है तर्क के प्रकार। तर्क को दो प्रकार में बांटा है। जो तर्क है उसको दो प्रकार में बांटा है। पहला है आगमन तर्क इंडक्टिव रीजनिंग, दूसरा है निगमन तर्क डिडक्टिव रीजनिंग। सबसे पहले जानते हैं आगमन तर्क। इस प्रकार के तर्क में व्यक्ति अपने अनुभव या उदाहरणों के आधार पर किसी समस्या का समाधान करता है। जो व्यक्ति है आगमन तर्क में किसी समस्या का समाधान अपने अनुभवों या उदाहरणों के आधार पर करता है। दूसरा है निगमन तर्क। निगमन तर्क इस प्रकार के तर्क में व्यक्ति किसी सिद्धांत या नियमों के आधार पर समस्या का समाधान करता है। जो समस्या का समाधान है वो किसी सिद्धांत या नियमों के आधार पर करता है। तो आगमन तर्क में क्या कर रहा था, आगमन तर्क में उदाहरण के आधार पर समस्या का समाधान कर रहा था और निगमन तर्क में नियमों के आधार पर समस्या का समाधान कर रहा था। ये था आगमन और निगमन तर्क। अगला है सोपान डीवी के अनुसार। जॉन डीवी ने तर्क के 5 सोपान बताए हैं। तो जॉन डीवी है उन्होंने तर्क के 5 सोपान बताए हैं। कौन कौन से? पहला है समस्या की उपस्थिति, दूसरा है समस्या की जानकारी, तीसरा है समस्या समाधान के उपाय, चौथा है एक उपाय का चुनाव और पांचवा है उपाय का प्रयोग। तो ये थे जॉन डीवी के अनुसार 5 सोपान। तो पहले सोपान के बारे में जानते हैं जो है समस्या की उपस्थिति। तर्क का आरंभ समस्या की उपस्थिति से है। जो तर्क है उसका आरंभ समस्या की उपस्थिति से है। जब तक समस्या उत्पन्न नहीं होगी तब तक व्यक्ति ना तो उसके बारे में सोचेगा और ना ही समझेगा। इसीलिए तर्क का विकास करने के लिए समस्या का उत्पन्न होना आवश्यक है। अगला है समस्या की जानकारी। व्यक्ति समस्या का अध्ययन करके उसके बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करता है। जो समस्या थी उस पर अध्ययन करता है और उसके बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करता है और उनसे संबंधित तथ्यों को इकट्ठा करता है।
जो उनसे संबंधित तथ्य हैं उनको इकट्ठा करता है। अगला है समस्या समाधान के उपाय। व्यक्ति ने समस्या से संबंधित जो तथ्य इकट्ठे किए थे, जो समस्या से संबंधित तथ्य थे उनको इकट्ठे किए थे, तो उनकी सहायता से समस्या के समाधानों के लिए विभिन्न उपायों पर विचार करता है, विभिन्न उपायों पर विचार करता है। अगला है एक उपाय का चुनाव। व्यक्ति समस्या से संबंधित उपायों पर विचार करता है। जो व्यक्ति है समस्या से संबंधित उपायों पर विचार करता है और विचार करने के बाद एक उचित उपाय का चुनाव करता है। अगला है उपाय का चुनाव। व्यक्ति अपने निर्णय के अनुसार समस्या का समाधान करने के लिए उपाय का प्रयोग करता है। व्यक्ति अपने निर्णय के अनुसार यानी खुद के अनुसार जो समस्या का समाधान करने के लिए उपाय का प्रयोग करता है। तो ये थे जॉन डीवी के अनुसार 5 सोपान। पहले समस्या उत्पन्न हुई, फिर उसके बारे में जानकारी प्राप्त की, फिर समस्या समाधान के लिए उसने उपाय ढूंढे कि कौन कौन से उपाय हैं, निकाले, फिर उसने उन उपायों पर विचार किया, विचार करने के बाद एक उचित उपाय का चुनाव किया और चुनाव करने के बाद उस समस्या के समाधान के लिए अपने उपाय का प्रयोग किया। तो ये थे उपाय, तो ये थे सोपान। तो नेक्स्ट हमने चिंतन और तर्क के बारे में जाना। तो ये था चैप्टर 3 बाल विकास के प्रमुख पक्ष या पहलू, जो कि यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा।